हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे एनडीए के साइंस के पीवाईक्यूज को, जो भी हमारे 2023 के पेपर 2 में यहाँ पे आए थे। ठीक है, और आपको जैसे पता होगा कि एनडीए में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम आधे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में यहाँ पे करेंगे, जो भी इस पर्टिकुलर पेपर में यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आए थे वो। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इन तीन जो मैंने यहाँ पे तीन स्क्रीनशॉट्स भी लगा रखे हैं, आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहे हैं, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर सीएपीएफ हो, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए कॉमन है। ठीक है, मतलब किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस ही यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका सेम होता है तीनों ही पेपर का। ठीक है, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो यहाँ पे एनडीए में अच्छा होता है, फिर सीडीएस में अच्छा होता है, फिर सीएपीएफ में अच्छा होता है। ठीक, उसी के साथ साथ अगर हम लेवल के साथ साथ बात करें वेटेज की भी, तो वेटेज सबसे ज़्यादा एनडीए में है, फिर सीडीएस में, फिर सीएपीएफ में। तो इसीलिए उनका लेवल भी हमें हाई लगता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जो हम एनडीए के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आप चाहे कोई भी डिफेंस एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो या फिर सीएपीएफ दे रहे हो, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये सॉल्व कर पा रहे हो एनडीए के क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे सीडीएस और सीएपीएफ के भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। और आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम लगेंगे। ठीक है, मतलब जो भी सीडीएस में आए थे या सीएपीएफ में आए थे, उसी टाइप के सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एनडीए में भी देखने को मिले थे। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है सीडीएस की, तो वो तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, आपको हर दिन वीडियो मिलेगा ही उसका। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये एज अ प्रैक्टिस के लिए भी ला रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एनडीए के लिए भी, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी ही हेल्प होगी, चाहे आप कोई भी डिफेंस पेपर यहाँ पे दे रहे हो, आपके लिए हेल्पफुली आपके लिए होने वाली है सीरीज़ भी। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है। कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई देता ही हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट बीम, ठीक है, कमिंग फ्रॉम सन थ्रू ट्रीज इज सेड टू हैव सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ लाइट बीम आर विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी वजह से हमें यहाँ पे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आपसे सिंपली ये पूछा है। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको सीडीएस में भी आ सकता है, सीएपीएफ में भी आ सकता है, एनडीए में तो आया ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस सेम ही है। ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं आपको पीवाईक्यूज भी करा चुका हूँ यहाँ पे सीडीएस के भी, तो उससे भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके टॉपिक्स वहाँ से भी पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है कि डस्ट पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर लाइट इनटू आवर आईज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है स्कैटर का, कि जब भी कोई यहाँ पे सनलाइट आती है, ठीक है, जैसे मान लो आप कोई ऐसे रूम में खड़े हो जो बहुत ज़्यादा डस्टी है, और वहाँ पे अगर सनलाइट आ रही है या तो विंडो के थ्रू या डोर के थ्रू किसी तरह, तो आपको ना क्लियरली डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे उस लाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ना बेसिकली आपका टिंडल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा, जिगजैग जो लाइट जाती है। तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कि जो भी यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स हो गए या डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वो जो भी लाइट आ रही है सन से वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर दूसरी डायरेक्शन में आपको देते हैं, मतलब यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर दूसरी सम अदर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वो फिर यहाँ पे वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इससे ये दिखता है कि वो जिगजैग लाइट जा रही होती है। ठीक है, तो ये किसका फिनोमिना है, ये टिंडल इफेक्ट है, और टिंडल इफेक्ट आपका यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आप देख पाते होगे कि यहाँ पे जो हमें सन मतलब ये जो स्काई है, वो हमें कंप्लीटली ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा इजीली मतलब इजीली स्कैटर हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें स्काई जो है कंप्लीटली ब्लू भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर लाइट इनटू आवर आईज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड। ठीक है, तो इट वेरीफाइज दैट। तो हमने देखो इस टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सीडीएस के पीवाईक्यूज में यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चंस मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी एनडीए का स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहा है, तो आपको रिकमेंड ये भी करूंगा कि आप सीडीएस के क्वेश्चंस भी लगाओ प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ जो सीडीएस का बच्चा यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे ये एनडीए के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे, देखो यहाँ पे तो स्टेटमेंट ही वैसे दे दिए कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साउंड ट्रेवल अगर फास्टर होता तो हमें थंडरस्टॉर्म पहले सुनाई देता, ये तो ऐसे ही गलत है। दोनों अगर सेम टाइम पे होते तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ही गलत है जो हमें क्वेश्चन में अगर दे रखी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वॉट। ठीक है, तो मतलब हमें वी दे रखा है, वी आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वी दे रखा है 220 वोल्ट। फिर दे रखा है एंड द करंट थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर, मतलब आई दे रखा है हमें 0.5 एम्पियर। ठीक है, व्हाट वुड बी द करंट थ्रू द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द हीटर रिड्यूस टू 120 वोल्ट। तो देखो सबसे पहले तो काम करो, आपको अगर ओम्स लॉ पता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप R निकाल लो, V अपॉन आई। V हमें कितना है, 220 दे रखा है, 0.5 दे रखा है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 440 आ जाएगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, तो 440 ओम। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इसको 120 पे कर दिया। ठीक है, मतलब कि इसका कहने का क्या है कि अब V की जो वैल्यू है वो अब यहाँ पे हो गई है 120 वोट। ठीक है, और यहाँ पे R की जो वैल्यू हमें निकली है वो है हमारे पास 440 ओम। तो V इक्वल्स टू आई आर, इस पे वापस लगा दो, V आपके पास क्या 120 है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में आपका आ जाएगा 440 इक्वल्स टू आई। ठीक है, R को मैंने यहाँ नीचे ले लिया, तो यहाँ पे आप क्लियरली काटोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0 यहाँ से कटेगा 2 ठीक है, तो 27 आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.27 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, 0.27 एम्पियर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीधा इसका आंसर वैसे तो यहाँ पे निक्रोम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे सी। अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट की जब भी यहाँ पे बात हो, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट की जब भी यहाँ पे बात हो, चाहे आप यहाँ पे आयरन की बात कर रहे हो, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में, मतलब आयरन में हीटिंग एलिमेंट हो, या फिर आप हीटर में देख लो। ठीक है, जैसे हीटर में भी जैसे वाटर हीटर हो गया नॉर्मली, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इन सब में आप क्या यूज़ करते हो आप मेनली, तो आप यूज़ करते हो यहाँ पे निक्रोम। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की अगर यहाँ पे कभी पूछ लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में आप क्या यूज़ करते हो, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में आपका होता है टिन प्लस लेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इससे बनता है। और इसी के साथ अगर आपसे मान लो यहाँ पे पूछ लेता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपका यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या यूज़ होता है, हमारा टंगस्टन यूज़ होता है। ठीक है, टंगस्टन यहाँ पे बेसिकली क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग टंगस्टन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। और यहाँ पे अगर गैस की बात करें कि कौन सी गैस रहती है अंदर, तो यहाँ पे नियॉन रहती है, आर्गन रहती है। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे टंगस्टन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है। ठीक, क्योंकि रिएक्ट क्यों नहीं करते हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्या होती है, नोबल गैसेस होती है, आउटर मोस्ट जो इसका ऑर्बिट होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। फिर एम मीटर वोल्ट मीटर, ये के बारे में आपको पता होगा। एम मीटर आपका क्या बताता है, करंट के बारे में बताता है। वोल्ट मीटर वोल्ट के बारे में बताता है। एम मीटर आपका सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल लगता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब आप याद कर लेना। इसका करेक्ट आंसर था आपका निक्रो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो क्लियरली, आपको डायरेक्ट ही स्टेटमेंट दे दिया गैल्वेनाइजेशन की, और आपसे पूछा है कि आप किसकी लेयर यहाँ पे लगाते हो कि आप आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हो। ठीक है, उसकी हेल्प से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे जिंक। ठीक है, डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन आपका प्रोसेस है जहाँ पे आप आयरन को रस्टिंग से बचाते हो। कैसे बचाते हो, जिंक की एक लेयर चढ़ा के। ठीक है, ना हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज, ठीक है, कंटेन्स अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अलॉय है जो यहाँ पे एक नॉन मेटल से भी बनता है। ठीक है, मतलब जो जिस जिस चीज़ों से बनता है उनमें से एक यहाँ पे नॉन मेटल भी है उसका। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रास की बात कर लेते हैं, तो ब्रास आपका किससे बनता है, जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, तो इससे आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे ब्रास बन जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रॉन्ज की, ठीक है, तो ब्रॉन्ज आपका होता है कॉपर प्लस टिन। ठीक है, टिन अगर आप देखो फॉर्मूले वाइज लिखोगे तो आप लिखना होगा आपको एस एन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे सी डी एस वाले में बता रखा है वैसे तो,
कि लैटिन वर्ड्स के ऊपर यहाँ पे इनके सिंबल्स को यहाँ पे देखा गया है, ठीक है, मतलब सिंबल्स आपके यहाँ पे लैटिन वर्ड पे कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक, तो फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते, तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका अमलगम। तो अमलगम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मरकरी तो इसका मस्ट होता ही है, पर इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है मरकरी में अगर हम यहाँ पे सोडियम डाल दें तो ये हो जाता है सोडियम अमलगम, ठीक है। वहीं पे एक आपका एग्जाम्पल है मरकरी में अगर आप टिन डालते हो, ठीक है, फिर साथ ही साथ सिल्वर डालते हो और जिंक डालते हो, ठीक है, तो जो ये अमलगम बनता है ये आप यहाँ पे यूज़ होता है डेंटल फिलिंग में, ठीक है, जो आपके यहाँ पे दांत पे फिलिंग होती है ना उसमें यहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके अमलगम होते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो जितने भी अभी तक मैंने लिखे हैं यहाँ पे सब मेटल्स ही हैं, ठीक है, किसी में अभी तक नॉन मेटल नहीं आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे डी होगा, क्योंकि स्टील में आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्टील में आपका क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्टील इसका करेक्ट आंसर है जिसमें नॉन मेटल होता है और वो है यहाँ पे कार्बन। नाउ देखो अगले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन ही दे दिया है। बकमिंस्टर फुलरेन जो है आपका यहाँ पे वो एक फुटबॉल लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैंने आपको सीडीएस के पीवाईक्यूज में भी बताया था। तो यहाँ पे ये किसका एलोट्रोप होता है, ठीक है, तो ये हमने कल के दिन ही यहाँ पे आप समझ सकते हो, कल या उससे एक दिन पहले हमने यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड्स का यहाँ पे क्वेश्चन लगाए थे सीडीएस के पीवाईक्यू में। तो वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कार्बन के यहाँ पे 3 एलोट्रोप होते हैं, ठीक है, 3 बोलो आप या फिर 4 भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्या होता है, पहला होता है आपके यहाँ पे डायमंड, ठीक है, फिर यहाँ पे होता है आपके पास ग्रेफाइट, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास होता है बकमिंस्टर, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है, और लास्ट आप यहाँ पे ग्रेफाइन को भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर नाउ यहाँ पे आप क्लियरली आप देख पा रहे हो किसका एलोट्रोप है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे कार्बन का ही एलोट्रोप है। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन अ सेक्सुअली रिप्रोडक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। अब देखो ऑफस्प्रिंग बेसिकली का मतलब हो गया यहाँ पे चिल्ड्रन की यहाँ पे बात कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पर्म और एग सेल्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस एक आपका प्रोसेस होता है, इसी की वजह से यहाँ पे स्पर्म्स और एग सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे मियोसिस होता है इसकी वजह से, मियोसिस की वजह से बेसिकली क्या होता है आपका कि आपके यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर जो होता है ना वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब कम हो जाता है। पर यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि हर एक क्रोमोसोम में ना सेम अमाउंट ऑफ डीएनए तब भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मतलब कि मियोसिस की वजह से आपका क्रोमोसोम का काउंट कम होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे सेम अमाउंट में ही रहता है हर एक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। पहली चीज तो आपको यहाँ तक ये याद रखनी है। नाउ दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया कि मियोसिस से जो आपके स्पर्म्स और यहाँ पे एग सेल जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जब यहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं तो इसी की वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर वापस से रिस्टोर्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब वापस से यहाँ पे जितने पहला था, जितना भी पहले था वहाँ पे वापस से उतना ही रिस्टोर हो जाता है, ठीक। तो इससे आप क्लियरली ये बता सकते हो कि ना तो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही आपके डीएनए के कंटेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं एक बार वापस बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मेनली क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस की हेल्प से आपका स्पर्म और एग सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मियोसिस की हेल्प से, और इसी की वजह से आपका क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। पर जो आपके डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, तो वो अभी भी यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम आपके बचे हैं उन हर एक में यहाँ पे सेम अमाउंट का डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मतलब सेम यहाँ पे कंटेंट रहते हैं डीएनए का। तो यहाँ पे डीएनए पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, असर किस पे पड़ रहा था अभी तक, क्रोमोसोम पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो जाते हैं। पर फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे आपका स्पर्म और एग सेल्स आए, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, जब यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम पहले था, जब तक क्रोमोसोम का नंबर जो पहले था वो वापस से उतना ही हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हुआ,
मतलब पहले तो मान लो एक्स था, फिर डिक्रीज हुआ कुछ, और फिर वापस से जब फर्टिलाइज होते हैं ये आपके स्पर्म और एग सेल्स, तो ये वापस से आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब वही उतना ही आ जाता है जितना पहले था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ना तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही डीएनए कंटेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन बी यहाँ पे आपको बताया कि करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इसमें से पूछा कि कौन सा यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सिर्फ स्टीम से होने वाले, ठीक है, इससे ही आपका आंसर आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, या आप बोल सकते हो मेटल ऐसे हैं जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ना तो हॉट वाटर के साथ करते हैं, ना ही कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। तो उसमें आंसर क्या है यहाँ पे आपका, एक तो होता है आपके पास जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपके पास यहाँ पे आयरन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया स्टीम के साथ ही सिर्फ रिएक्ट करने वाले 3 मेटल है, वो है आपके पास जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं कोल्ड वाटर के साथ कौन से करते हैं, ठीक है, तो कोल्ड वाटर के साथ आपका सोडियम करता है, ठीक है, पोटेशियम भी करता है, कैल्शियम भी करता है, पर कैल्शियम बहुत कम करता है, पर सोडियम पोटेशियम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो वाटर से कहीं भी नहीं करते, मतलब किसी टाइप के फॉर्म से नहीं करते, ठीक है, तो उसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, कॉपर। ठीक है, ये सब क्या है आपके किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये आपको याद रखने, नहीं करते हैं। ठीक है, क्रॉस का मतलब है नहीं करते हैं, ना तो सिल्वर करता है, ना गोल्ड करता है, ना कॉपर करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कोल्ड वाटर के साथ कौन नहीं करता, जो आपको ऑप्शन दिए इनमें, तो आपका आंसर है यहाँ पे आयरन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पे बोल रखा है यूकारियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रोकारियोटिक। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकारियोटिक। तो यहाँ आपसे बोला है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको यूकारियोटिक में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, तो सेल वॉल में अगर हम बात करते हैं प्रोकारियोटिक की, तो आपको पता है प्रोकारियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया आपकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको सीडीएस वाले उसमें भी करा रखा है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूकारियोटिक के एग्जाम्पल की, ठीक है, तो यूकारियोटिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे प्रोकारियोटिक के अंदर नहीं होता है। तो इससे यहाँ पे आप ये पता कर सकते हो। ठीक है, पहले तो प्रो और यू में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूकारियोटिक की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास आता है प्लांट। ठीक है, जिसकी आपकी यहाँ पे सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक, फिर आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल आता है फंगाई, और इसकी सेल वॉल आपकी बनी होती है शीटेन से। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल वॉल तो दिख रही है, ठीक है, मतलब कि दोनों में है, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपकी हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डीएनए की। ठीक है, तो डीएनए आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है हर एक ऑर्गेनल में, हर एक ऑर्गन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में बेसिकली। ठीक, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे यूकारियोटिक सेल की बात करो या फिर प्रोकारियोटिक सेल की बात करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो है यहाँ पे आपका आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है आपका किसमें, प्रोकारियोटिक में, सिर्फ और सिर्फ ये यूकारियोटिक में ही प्रेजेंट होता है। और आपको जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे ये जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ पे घिरा हुआ होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फॉर एयर प्रेशर यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ देखो डायरेक्ट आपसे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर किसकी यहाँ पे यूनिट होती है, आपकी लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिलेशन एयर प्रेशर से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मिली बार की, ठीक है, तो मिली बार बेसिकली यहाँ पे किसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो यहाँ पे ये बेसिकली आपकी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की।
ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ही क्या था? आपका करेक्ट आंसर ही था यहाँ पे मिली बार। ठीक है, बी ऑप्शन। अब फिर हम आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिलीग्राम की, ठीक है, तो मिलीग्राम बेसिकली आपकी यूनिट होती है किसकी? मास की। ठीक है, यहाँ पे नाम से ही आप ग्राम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे मास से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका भी कुछ लेना देना नहीं था यहाँ पे एयर प्रेशर से। फिर मिलीलीटर की बात करें तो मिलीलीटर आपकी वॉल्यूम की होती है, ये भी देखो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप इजीली यहाँ पे हटा सकते थे, और ये देखो वैसे देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से आपको बहुत इजी था आंसर पता करना। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट आता तो यहाँ पे आप फंस सकते थे, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि यूनिट्स भी आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। प्रेशर की आपको यहाँ पे एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, वो होती है आपकी यहाँ पे पास्कल। ठीक है, प्रेशर की आपकी एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। ठीक है, तो आपको एक तो पहले ये पता होना चाहिए। फिर अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया आपका यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो एसआई यूनिट प्रेशर की, और प्रेशर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या था? यहाँ पे मिली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। तो राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर रीडिंग। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओडोमीटर क्या होता है। ठीक है, अब इसको स्पीडोमीटर से कंफ्यूज मत करना। स्पीडोमीटर आपका स्पीड बताता है, ओडोमीटर आपका डिस्टेंस बताता है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप एक्स मीटर पे यहाँ पे खड़े थे। ठीक है, आप व्हीकल में हो, आपकी व्हीकल में जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो एक्स थी। ठीक है, अब आगे जाके वो एक्स प्लस 400 हो जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली बता रहे कि आप इतनी डिस्टेंस चले हो। ठीक है, 400 आपका जो भी यूनिट है, मीटर किलोमीटर जो भी, उतना आप यहाँ पे चले हो। ठीक है, तो ये कौन बताता है? ये ओडोमीटर बताता है। तो यहाँ पे बोला है राम रिकॉर्ड द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज कार फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2000 किलोमीटर। मतलब कि जो मैंने आपको बताया एक्स इसका क्या था यहाँ पे? 2000 था एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे वही सेम 400 किलोमीटर यहाँ पे चला। ठीक है, मतलब कि 400 किलोमीटर इसका क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। और इसने बोला है यहाँ पे कि उसको 8 घंटे लगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इससे इजी यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप देखो यहाँ पे 24, देखो यहाँ पे ऐसे कर लेना 24 माइनस 2000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना चले आप लोग? यहाँ पे 400। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ पे कितना आएगा? टोटल टाइम हमें दे ही रखा है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन ना आपके किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मीटर पर सेकंड में होते तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप यहाँ पे इसको मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको हमेशा करके आना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, और थोड़ा साथ ही साथ यहाँ पे लॉजिकल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब यहाँ पे बात हो रही है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, तो कौन सी डिजीज हो गई यहाँ पे? डिजीज हो गई यहाँ पे आपकी मायोपिया। ठीक है, और आपको पता है मायोपिया में यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस की यहाँ पे पावर क्या होती है? हमेशा आपकी नेगेटिव पावर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर इतना पता है, तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन तो क्लियरली हटा सकते हो कि यहाँ पे प्लस पावर के यहाँ पे आपको नहीं लगेंगे लेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका या तो बी ऑप्शन होगा -0.5, यहाँ पे -0.2, यहाँ तक तो आप यही निकाल सकते थे। फिर अब यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि 2 मीटर के दूर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो यहाँ पे रमेश को दिखता नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे कितना पावर होना चाहिए आपके लेंस का। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हमने ये निकाल के दो ऑप्शन हटा दिए। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिए। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस में आपका यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। वी आपका हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और एफ बी आपका क्या होता है? माइनस में ही होता है, मतलब नेगेटिव होता है। तो जो हमें ये 2 मीटर दे रखा है, ये हमारा क्या है? हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? -2। फिर हमसे क्या पूछा? हमसे पावर पूछा है। तो अब आपको यहाँ पे पावर का फॉर्मूला पता होगा,
1/f होता है। तो 1/f में आप पुट कर दो 1/-2, तो 1/-2 कितना हो जाएगा आपका -0.5, ठीक है, -0.5 डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी, -0.5 डायोप्टर इसका आंसर होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ये वापस से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया है, बॉइलिंग पॉइंट का आपको यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड करिस्पॉन्ड टू द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है, वेपर प्रेशर से। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली मतलब है कि जब आपका यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे बॉईल करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे लिक्विड बॉईल करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और वो यहाँ पे कब होता है, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जो आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टेम्परेचर से, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रखे कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल को अगर आप लिटमस पेपर पे रखोगे तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पीएच वैल्यू की बारे में, ठीक है। तो पीएच स्केल पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो पीएच स्केल बेसिकली आपका क्या होता है, 0 से 14 तक होता है। 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, ठीक है। 0 से 6 आपका क्या होता है, एसिड होता है। और यहाँ पे 8 से 14 आपका होता है बेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे 0 के पास आएंगे वो सब आपके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वीक होते जाते हैं 6 तक। वैसे ही आपके अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ तो बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा 14 के पास वाला, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जैसे न्यूट्रल के पास आएंगे तो यहाँ पे वीक होते रहेंगे, ठीक है। वो बेस रहेंगे पर यहाँ पे वो वीक बेस रहेंगे, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे पीएच स्केल की बात हो गई। अब यहाँ पे जो लिटमस होता है, ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है बेसिकली, तो लिटमस पेपर का यहाँ पे यूज़ क्या है, ठीक है। तो लिटमस पेपर का बेसिकली यूज़ होता है कि आप यहाँ पे बता पाओ कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे एसिड है और क्या कौन सा यहाँ पे बेसिक है, ठीक है। तो बेसिकली ये बताता है क्या, कौन यहाँ पे एसिड्स है और कौन यहाँ पे बेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिटमस पेपर ये बताता है, कैसे बताता है, कलर चेंज करके बताता है, ठीक है। जैसे आप अगर रेड पे रख दो तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेस हो गया, ब्लू में रख दो रेड हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये बताता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे अब इथेनॉल की बात करते हैं, ठीक है, तो इथेनॉल ना तो आपका H+ आयन निकालता है, ना ही आपका OH नेगेटिव आयन निकालता है। तो इसका मतलब क्या है, ना तो इथेनॉल आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और ना ही आपका बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लिटमस पेपर यूज करते हो एथेनॉल पे, तो इसका आंसर होगा कि वो हमेशा न्यूट्रल आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है कि लिथमस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स इथेनॉल। वो इसलिए है क्योंकि ना तो आपका इथेनॉल एसिड है ना ही बेसिक है, ठीक है। मतलब किसी की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा है, ना H+ आयन निकाल रहा है ना OH नेगेटिव आयन निकाल रहा है। तो इसलिए आपका न्यूट्रल ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो वापस से अलॉय के ऊपर आपके पास क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो ये किस किस से बनता है, एक होता है आपके पास आयरन, ठीक है, फिर आपके पास होता है निकल और फिर होता है आपके पास क्रोमियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट वो है आपका यहाँ पे टिन, आपका यहाँ पे इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैंने देखो ब्रास और यहाँ पे ब्रॉन्ज ऑलरेडी बता दिया था पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था उसमें, ठीक। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सोल्डर जो है यहाँ पे वो आपका लेड प्लस टिन से बनता है, ठीक है। टिन का फॉर्मूला क्या है, SN, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर एक एल नीको होता है, ठीक है। एल नीको देखो इसमें ही आप बता दोगे एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। तो इससे होता है, साथ ही साथ और भी यहाँ पे होते हैं, जैसे अगर आप लिखना चाहो कॉपर होता है यहाँ पे, इसी में ही Fe होता है, ये सब। पर मेन आपके ये हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स। फिर आपका होता है यहाँ पे जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर। ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, CDS में भी यहाँ पे आए हैं। तो इसमें होता है आपका कॉपर, ठीक है, इसके साथ होता है आपका जिंक और फिर होता है आपका निकल, ठीक है, ये सब आता है। फिर एक आपका होता है डुरैलुमिन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है आपके पास, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है और मैग्नीज होता है।
ठीक, तो ये कुछ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए भी हैं पहले भी, प्रीवियस ईयर्स में भी, सीडीएस में भी आए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसेस दे रखे हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दे रखा है कि कौन सा यहाँ पे सेपरेशन मेथड आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो देखो ये भी आपका सीडीएस पे भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। ठीक है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे जो लिंक होगा वो होगा यहाँ पे डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 का होगा यहाँ पे ए, या फिर आप बोल सकते हो ए का होगा यहाँ पे 3। ठीक है, बेसिकली डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप हीट करते हो लिक्विड मिक्सचर को। ठीक है, ये आपका लिक्विड मिक्सचर है, उसको आप हीट करते हो, वो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होता है, और फिर उसको वेपर को ही आप यहाँ पे कूल जब करते हो तो वापस से वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप उन सब जगह पे आप यहाँ पे डिस्टिलेशन यूज़ करते हो जिनका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे ए का तो हो गया 3, तो इससे आप यहाँ पे बी भी गलत कर सकते थे और डी भी हटा सकते थे, मतलब एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम देयर मिक्सचर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला था सेपरेटिंग फर्नल से। ठीक है, तो सेपरेटिंग फर्नल आपका यहाँ पे होता। ठीक है, बी का मतलब यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अब देखो सेपरेटिंग फर्नल क्या करता है बेसिकली, ये यूज़ होता है आपका इम्मिसिबल लिक्विड्स में। मतलब इम्मिसिबल मतलब हो गया जो होमोजीनियस नहीं है, मतलब जब आप दो लिक्विड्स को मिलाते हो तो वो अच्छे से मिलते नहीं है। ठीक है, वो हेट्रोजीनियस रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके इम्मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सेपरेटिंग फर्नल आप यहाँ पे यूज़ करते हो। और जैसा कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिखता है, जब ऑयल हम वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी हम सेपरेटिंग फर्नल यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट डेंसिटीज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑयल की अलग डेंसिटी होगी, वाटर की अलग होगी, तो हम लोग डेंसिटी की हेल्प से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का बी था, तो इससे ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो देखो सेपरेशन फ्रॉम क्रीम फ्रॉम मिल्क क्या आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, आपका डेंसर जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और लाइटर वाले आपके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रीम जो है आपकी वो ऊपर आ जाएगी, मिल्क आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन रहती है सेंट्रीफ्यूगेशन और डिकेंटेशन वाले मेथड्स में, क्योंकि डिकेंटेशन भी आपका यहाँ पे क्रीम और मिल्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन भी दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन ही लेके चलेंगे। ठीक है, और अब मेनली हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन ही लेके चलते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारा एक ही बचा है, क्रोमोटोग्राफी। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखो जो क्रोमोटोग्राफी है बेसिकली जहाँ पे भी कलर्स की बात आती है ना, वहाँ पे एक तो यूज़ होता है। दूसरा, अगर मान लो आपको ड्रग्स निकालने हैं ब्लड से, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी यहाँ पे यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए इन सब के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या था आपका, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे आप फूड को सिंथेसाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में करते हो, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में आप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे CO2 लेते हो, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे आप रिलीज करते हो ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब प्लांट क्या रिलीज करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए ऑक्सीजन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, उनको क्या चाहिए, अगर उनको फोटोसिंथेसिस करना है तो एक तो क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और एक और था यहाँ पे सनलाइट भी चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ पे O2 इनको नहीं चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे O2 इसका करेक्ट होगा। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे इनको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो ये रिलीज ही करते हैं। ठीक है, इनके लिए ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन फ्लावरिंग प्लांट DNA कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ ड्यूरिंग व्हाट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे डिस्कस किया था मियोसिस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो मियोसिस प्रोसेस बेसिकली क्या था हमारा, जहाँ पे ये पेरेंट का जो यहाँ पे DNA कंटेंट है ना, उसको हाफ कर देता है। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम को रिड्यूस कर दे रहा था, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे सेम चीज़ होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या किसकी वजह से यहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे पोलन फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, तो जो आपका DNA कंटेंट है यहाँ पे पेरेंट प्लांट का, वो यहाँ पे हाफ हो जाता है जब यहाँ पे पोलन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहली तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो मियोसिस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मियोसिस आपका ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका DNA कंटेंट जो होता है
वो यहाँ पे पेरेंट प्लांट का हाफ हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो मियोसिस जैसे मैंने बताया था एक टाइप का यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि गैमेट्स बनते हैं जैसे स्पर्म्स ह्यूमन में और एग सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सेक्स सेल्स यहाँ पे बनेंगे और उसी की वजह से यहाँ पे पोलन का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। तो इसी की वजह से आपका जो डीएनए कंटेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये भी आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ पे आपसे क्या बोला है, द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एब्जॉर्ब सनलाइट एंड फॉल्स ऑन देयर लीफ एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे बात हो रही है। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, ठीक है। तो ये देखो आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका 1% ओनली। अब देखो 1% क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सोलर एनर्जी यहाँ पे आती है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सूटेबल नहीं होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पे 98 टू 99% यहाँ पे जो लाइट लीव्स पे पड़ती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और तीसरी चीज़ की जब यहाँ पे लाइट रे आ रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1% यहाँ पे लाइट बचती है जो कि यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, आप बोल सकते हो यहाँ पे यूज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है आपका 1%। ना अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रखे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो ऑप्शन वाइज अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें दे रखा है इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन आपका क्या होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन वो सब होते हैं जो यहाँ पे रिवर्सेबल होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ में यहाँ पे कुछ चेंज हुआ वो वापस से आप वहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे स्टेट में या फिर रॉ स्टेट में आप ला सकते हो, ठीक है। फिर जो दूसरा है यहाँ पे वो है आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे फिजिकली है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे फिजिकल है, क्योंकि आप स्टोर कर रहे हो, नहीं करोगे तो वापस तो आएगी ना बाहर गैस, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी क्या आपका फिजिकल है। अब यहाँ पे एक लौता जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो यहाँ है वो आपका यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देखो तो ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे MgO देता है, ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस टू टू मैंने इसलिए लगाया, यहाँ पे बैलेंस हमें करना होता है इक्वेशन, ठीक है, तभी यहाँ पे यूजफुल होती है। तो इसलिए Mg+O2 MgO देता है, उसके बाद फिर आप इसको बैलेंस करोगे तो Mg के सामने 2 आ जाएगा और MgO के सामने 2 आ जाएगा, ठीक है। तो O यहाँ पे 2 मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो, यहाँ पे O है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में बर्न करते हो ना, तब आपको क्या मिलता है, हमें हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सब आपके क्या है, फिजिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेसेस दे रखे हैं और उनके रिएक्शंस हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको बताने हैं इनमें से वो कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ए का आपका हो गया 3। अगर आप ए का 3 यहाँ पे पहचान लेते तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या है, 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, आप मेन एक प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे वाटर को यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना है, मतलब यहाँ पे डिवाइड करना है H2O को, ठीक। तो जब H2O को यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक तो हाइड्रोजन बन जाएगा और साथ ही साथ आपका एक ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। जब आपको ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करोगे, अब आपके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक तो 2 लगा दो, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 लगाओगे तो O2 आपके पास यहाँ पे आ गया और फिर हाइड्रोजन के पास अब ये 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ आपके पास क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे डिकम्पोज मतलब हो गया कि आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को। फिर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपका यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। तो यहाँ पे बी का आंसर क्या है, 2, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो
तो यहाँ पे आप देखो बी का 2 है, तो इससे ही आप यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या है आपका, सी करेक्ट है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पे इसका रिवर्स, ठीक है, डिकम्पोजिशन का रिवर्स, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को मिला के एक मेन प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कोल किसका होता है, यहाँ पे कार्बन का होता है। और जब आप यहाँ पे बर्न करते हो तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन होगा वहाँ पे एयर में, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करोगे तो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये हमें देखने को मिल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। फिर आयरन नेल इमर्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सी आपका क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के बिना आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे सही है कि गलत है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आयरन को, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, Fe हमें दे रखा है, जो कि आपका क्या है यहाँ पे आयरन, ठीक है। अब उसको यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट SuSO4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें जब आप मिलाओगे यहाँ पे, जब जिसका डिप्लेसमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि Fe जो है वो ज़्यादा हायर प्रायोरिटी का है Cu से, मतलब कॉपर से, ठीक है। मतलब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसी की वजह से आपका जो Fe है वो यहाँ पे इस Cu को रिप्लेस कर देगा और ये बनेगा FeSO4, ठीक है, FeSO4 और यहाँ पे Cu। तो ये आपका यहाँ पे इक्वेशन बनेगी इसकी, ठीक। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। फिर नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन, तो जो आपका यहाँ पे बचा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है, बस यहाँ पे दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सीता 1.5 मीटर हाई, ठीक है, ये इसकी हाइट दे दी है। स्टैंड बिफोर अ प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने खड़ी है। फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू व्यू हर फुल इमेज, ठीक है, फुल इमेज उसको देखनी है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर सो दैट सीता कैन व्यू हर फुल इमेज, ठीक है, इमेज फुली। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम हाइट कितनी होगी उस प्लेन मिरर की कि उसको पूरी इमेज अपनी दिख जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़, अगर कभी भी आपको यहाँ पे फुल इमेज देखनी है ना, तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है। तो अगर मान लो इस इंसान को अपनी फुल इमेज देखनी है उस मिरर में, तो जो इसकी आँखों का यहाँ पे जो लेवल है ना ये, ठीक है, यहाँ पे मान लो इसकी ये आँखें हैं, तो इसके सामने जो यहाँ पे ये लेवल बनेगा, मतलब जो ये देख रहा है प्लेन मिरर में, तो वो एकदम पॉइंट में मतलब रहेगा, हाफ पॉइंट रहेगा, मतलब एकदम ऊपर भी उतना एरिया बचा रहेगा, नीचे भी उतना एरिया बचा रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आँखों का लेवल होगा ना इसका, वो हमेशा हाफ पे रहेगा मिरर के, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, फुल इमेज अपनी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है, एकदम हाफ पे यहाँ पे ये देखेगा, तभी ये अपनी फुल इमेज यहाँ पे देख सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इसी की वजह से जो अभी मैंने आपको यहाँ रीज़न बोला, ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पे इसका आंसर बेसिकली कि यहाँ पे जो मिनिमम हाइट चाहिए, ठीक है, मिरर की मिनिमम हाइट जो यहाँ पे चाहिए, ठीक है, मिरर की, वो बेसिकली अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हाइट है पर्सन की उसका आधा हो जाएगी, ठीक है, हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है, हाफ ऑफ हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है। जो मैंने आपको रीज़न दिया कि अगर इसको फुल इमेज देखनी है तो इसकी जो आंखों का लेवल होगा ना वो हाफ वे पे होगा, मतलब हाफ पे होगा मिरर के, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से जो इस मिनिमम हाइट हमसे पूछी जा रही है मिरर की, वो आधी हो जाएगी पर्सन के हाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, हाइट आपको दे रखी है 1.5, इसको 2 से डिवाइड कर दो 0.75 मीटर, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, वेरिएशन फॉर अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर। तो जैसे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे क्या दे रखा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, सेमीकंडक्टर वेफर है। तो बेसिकली वेफर क्या होता है आपका, यहाँ पे एक थिन स्लाइस, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं एक स्लाइस होती है बहुत पतली सी, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईसी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इनको क्या बोलते हैं, चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग चिप्स भी बोलते हैं और आईसीज भी बोलते हैं। तो ये सब आपके यहाँ होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ये। और इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जहाँ पे
पूरा जो सर्किट है, ठीक है, वो एक स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो यहाँ पे एक सिंपल स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल के यहाँ पे यूज़ होता है। और ये आपका चिप्स भी हम इसको बोलते हैं, आईसी भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल जो है वो यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन होता है इसके अंदर, ठीक है। सिलिकॉन ही आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। नाउ यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है, कौन सा ग्राफ का यहाँ पे वेरिएशन है आई वर्सेस वी में। तो देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था, इसका ग्राफ भी आपने ऐसे पढ़ रखा होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आई है और यहाँ पे आपका क्या होता है, वी होता है, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, हम इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करंट बोल लो आप इसको, और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है। वही अगर ये नीचे वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बैक रिवर्स बायस, और इधर आ जाएगा यहाँ पे आपका रिवर्स करंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ग्राफ आपका ऐसा बनता है, पर क्योंकि आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और फर्स्ट वाला तो आपको पता ही है, ओम्स लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ है, जहाँ पे देखो आपको पता होगा V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाता है, आई के, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका रिवर्स दे दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल के, वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमसे अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, आपको ये रिएक्शन दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट यहाँ पे पूछा है। तो देखो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे पता है कि यहाँ पे जो आपका Fe है, ठीक है, ये आपका आयरन जो है वो नीचे आता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। और यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, सिर्फ आयरन बन जा रहा है आयरन ऑक्साइड से, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे आयरन को, तो ये क्लियरली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है एज कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज मस्ट है आपके लिए, अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी जानना है तो, ठीक। फिर सेकंड यहाँ पे चलते हैं, सेकंड चलो अभी रोकते हैं अभी ये, क्योंकि इसी का आंसर यहाँ पे क्या है, बी है। मैं अभी यहाँ पे आगे समझाऊंगा, ठीक है। पहले जो जो यहाँ पे करेक्ट है हम पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपको दे रखा है, Fe2O3 जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका Fe2O3 है, यही आपका रिड्यूस होके क्या बन जा रहा है, यहाँ पे आयरन बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है एल्यूमिनियम से, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट है। फिर डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट है, कि यहाँ पे ये यूज होता है जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। अब ये आपका थोड़ा स्टैटिक वाला चीज़ है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमें दे रखा है, ये यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए भी यहाँ पे यूज होता है, तो आपका लास्ट ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। अब ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब आपको आई होप कि आपको इनका डिफरेंस पता हो। एंडोथर्मिक बेसिकली होता है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा ये रिएक्शन दे रखा है, ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रिलीज करता है ये एनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था बी। जो यहाँ पे हमसे गलत पूछा था, तो गलत कौन सा स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि मिस रानी डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर एसी जनरेटर इनटू अ डीसी जनरेटर, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शी वुड नीड टू यूज। तो यहाँ उनको एसी से डीसी जनरेटर करना है, तो यहाँ पे उसको क्या यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अ स्प्लिट रिंग टाइप ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे डीसी से एसी में कन्वर्ट करना है, तो जो यहाँ पे मेन चीज़ होती है ना, जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, वो होता है कि जो डायरेक्शन है करंट की, वो यहाँ पे सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि रिवर्स करता है डायरेक्शन को यहाँ पे करंट की एमेचर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक आधे टन के बाद एमेचर की यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या करता है, वो यहाँ पे रिवर्स करता जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर।
अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपको पता है डीसी मोटर, ठीक है? तो डीसी मोटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कराए हैं आपको क्लियरली समझ में आ गए हो। अब ये हमारा पार्ट 1 था यहाँ पे साइंस के पीवाईक्यू से रिलेटेड, जो हमारे 2023 में पेपर 2 था एनडीए का उसके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल ज्वाइन कर लेना। और जब ये वीडियो आ रही है उसके अगले दिन आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिर साथ ही साथ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे आते रहेगा अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में आपके सीडीएस और एनडीए दोनों एग्जाम आने वाले हैं। तो जो भी कंटेंट अभी प्रेजेंट टाइम पे आएगा वो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड ही होने वाला है, ठीक है। फिर साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। और कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।